शुरू करते हैं इसमें से। आज मुझे तुम लोगों को बताना है ये सारी चीज़ें कि अभी बताया जैसे मैंने आप लोगों को कि ये हाइलाइटर होता है, जो भी हमें हाईलाइट करना होता है। तो हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर कलर और डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे मुझे टेक्स्ट में बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करना है, मुझे जिस स्टाइल में टेक्स्ट को चाहिए वो फॉर्मेटिंग करना है। और मुझे इनमें से जो भी अभी फॉर्मेटिंग किया, मुझे अगर ये सब फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग में करते ही जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है वो सारी फॉर्मेटिंग जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हाइलाइटर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, इसीलिए हाईलाइट जो हमने एरिया किया वो रिमूव नहीं हुआ। तो हाईलाइट जब आप करते हो, कैसे हाईलाइट करोगे, किसी को भी सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक किया, हाईलाइट हो गया। अब मुझे अगर ये हाईलाइट नहीं चाहिए तो दोबारा उसी हाईलाइटर में जाना है और यहाँ पे नो कलर कर देना। तो आपकी जो भी हाईलाइट एरिया, हाँ, आपको जो भी एरिया हाईलाइट करना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सेलेक्ट करके आपके हाईलाइट नहीं हो सकता, और नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा एरिया हाईलाइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि मैं इस टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि मैंने इसको साइज रखा 16 और इसको रखा बोल्ड, और इसमें फॉर्मेटिंग दिया मैंने, मुझे फॉन्ट स्टाइल पसंद है टाइमलाइन, एक प्रोफेशनल फॉन्ट होता है, तो इसे मैंने टाइमलाइन फॉन्ट स्टाइल में कर दिया। और इसको मैं कलर करना चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर। ठीक है, एक पैराग्राफ मैं और सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट कलर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट कलर पे इस पैराग्राफ को कलर किया है, और इसमें भी मैं एक फॉन्ट स्टाइल डाल रहा हूँ। ठीक है, अल्जेरियन मैंने फॉन्ट स्टाइल डाल दिया, और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे एक फॉन्ट स्टाइल है, इसकी अलग फॉर्मेटिंग है, इसकी अलग फॉर्मेटिंग है। अब मुझे मान लो कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ और है, मुझे इस पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो सेम इसके जैसा चाहिए। ठीक है, तो मुझे कैसे करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है फॉर्मेट पेज, इस टूल्स का यूज़ करना है फॉर्मेट पेज। इस फॉर्मेट पेज टूल्स पे क्लिक करने पर क्या होगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी कर लेगा, और उसके बाद इससे हमें इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे करके सेलेक्ट करना है। तो ये क्या होगा, इसकी फॉर्मेटिंग में ये चेंज हो गया ना, जो फॉर्मेटिंग इसकी थी वो फॉर्मेटिंग इसके पास भी आ गया। सेम मान लो कि ये फॉर्मेटिंग है, अब मुझे ये फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ में चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए उसमें कर्सर को रखना है। रखने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्मेट पेज पे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो पैराग्राफ आप उस फॉर्मेटिंग में चाहते हो, आप उस फॉर्मेटिंग में क्लिक करते ही वो फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे ये वाला इस फॉर्मेटिंग में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर से एक बार फॉर्मेट कॉपी किया। इस बार मैं कॉपी कर रहा हूँ शॉर्टकट की से। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C। इससे क्या होगा, कॉपी हो जाएगा सेम। अब मुझे चाहिए इसको, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको पेस्ट किया, Ctrl+Shift+V। ये क्या हो गया, फॉर्मेट पेस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो है इसकी फॉर्मेट कॉपी हो जाए, तो Ctrl+Shift+Copy, और इसमें पेस्ट किया मैंने Ctrl+Shift+V। तो ये क्या हो गया, उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। समझ में आया? फॉर्मेट पेंट का काम क्या होता है, एक फॉर्मेट इरेजर है जो कि सबका फॉर्मेट उड़ा देता है, और एक फॉर्मेट पेंटर है जो कि किसी का भी फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है। क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और हमने कई सारे पेज लिख रखा है ऑलरेडी, और वो पिछले अलग फॉर्मेट में था, जब मैंने बाद में बनाया मुझे पता नहीं था, और मैंने एक अलग फॉर्मेट में डाटा को बना लिया। अब क्या मैं एक एक करके फॉर्मेट चेंज करूँ, तो सबसे पहले वाले पे गया, मैंने वहाँ पे फॉर्मेट कॉपी किया और सभी के ऊपर उस ब्रश को फेर दिया या सेलेक्ट करके फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+Shift+Copy,
और इस बार मैंने क्या किया, ये पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया और ये पूरा जो टेक्स्ट है मेरा उसी फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसे मुझे बार बार जाके, क्योंकि देखो अगर मैं मैन्युअली करता तो मुझे नहीं पता कि इसका साइज़ क्या है। देखो एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब इस फॉर्मेट एक फॉन्ट की साइज़ है, यहाँ पे 11 साइज़ करना पड़ेगा, जेरियन फॉन्ट करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो इसका 14 साइज़ है, अब मुझे इसको फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज़ भी 14 करनी पड़ेगी, सबसे पहले 11 करनी पड़ेगी, सॉरी। यहाँ पे मुझे इसको 11 सेट करना होगा, फिर इसको अल्जेरियन फॉन्ट में लेना है, जब जाके ये चेंज होगा। फिर मुझे यहाँ पे आके उसका कलर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, जो भी कलर है इसका। तो क्या हुआ, मुझे सारी चीज़ें एक एक करके सब दोबारा स्टेप दोहराना पड़ा। तो मुझे इस स्टेप को बार बार ना दोहराना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट कॉपी किया, फॉर्मेट कॉपी हो गया और उसके बाद पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी, और क्या हुआ, उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। मुझे बार बार वो मेहनत नहीं करना पड़ा, एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा कि यहाँ पे फॉन्ट चेक किया, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेक किया, क्या क्या मैंने फॉर्मेटिंग यूज़ किया, वो फॉर्मेटिंग देख के बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, हाँ सेम फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा इस, हाँ बिल्कुल। देखो ये वाला पैराग्राफ है, इसकी साइज़ क्या है, देखो 11, और फॉन्ट स्टाइल क्या है, कलर क्या है, सेम इसमें आए तो देखो इसमें भी वही चीज़ें दिखा रहा है। और देखो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज क्या है, 14 है, बोल्ड है, कलर अलग है, ब्लू कलर में है, और फॉन्ट स्टाइल भी अलग है ना। और यहाँ पे देखो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका कलर अलग है। तो मुझे एक कलर में जब चाहिए होता है, एक डॉक्यूमेंट एक जैसा होना चाहिए, एक फॉन्ट स्टाइल यूज़ होना चाहिए, तो वहाँ पे हम इस टूल्स का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट पे टूल्स का शॉर्टकट की फिर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आप लोग लिख देना। कंट्रोल सी से होता है फॉर्मेट कॉपी, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से फॉर्मेट होता है पेस्ट। ठीक है, शॉर्टकट की लिख लो अगर किसी को लिखना हो, क्योंकि हम ऐसे ही शॉर्टकट की का यूज़ करते जाएंगे और लिखवाते जाऊँगा। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ मैंने फॉर्मेट शॉर्टकट की बताया था आप लोगों को, जैसे कि बोल्ड के लिए, अंडरलाइन के लिए, आपके स्ट्राइक के लिए। तो इन चीज़ों के लिए मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का भी शॉर्टकट की अभी मैं आपको जब फाइल शेयर करूँगा गूगल क्लासरूम में, तो उसमें आपको मिल जाएगा वो सारा। और सब अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो ना सारी नोट्स, क्योंकि ये आपके अब काम आएंगे हमेशा। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये जब आपकी क्लास खत्म होगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपके रिमूव हो जाएगा और दोबारा नए स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, उनके लिए हो जाएगा वो सारी चीज़ें। तो इसलिए जो भी ये नोट्स हैं या वीडियोस हैं, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यूट्यूब में है तो यूट्यूब डाउनलोडर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अब तक सीखा फॉन्ट के सारे टूल्स और क्लिपबोर्ड में हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में जाना, और के शॉर्टकट की भी दिखाया मैंने। अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ्स में। ये शायद मैंने कल आपको कुछ बताया था इसमें अलाइनमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें, तो एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। पैराग्राफ टूल्स में आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, और मैं इनमें चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये बुलेट में नज़र आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का बुलेट चाहिए, आप उस तरीके का बुलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पे जब आप नन कर दोगे तो आपके बुलेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बुलेट लगाया और यहाँ पे नन कर दिया तो बुलेट्स रिमूव हो जाए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे नंबरिंग बुलेट्स, जिसमें हम नंबर के बुलेट्स लगाते हैं, या ABCD अल्फ़ाबेट, ये सारे जो हम बुलेट लगा सकते हैं, डिफरेंट बुलेट्स हैं। इन बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि जब हम लिखते हैं जैसे कि ए का फर्स्ट सेकंड, बी का फर्स्ट सेकंड, सी का फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से लिखते हैं कि फर्स्ट का 2 पार्ट, थर्ड का 3 पार्ट। इस तरीके से जब हम पॉइंट बना के लिखते हैं ना, तो सेम इसमें भी हम ये इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ये, और इसको मैंने एक पॉइंटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, मुझे चाहिए ए, तो देखो यहाँ दिखा रहा है फर्स्ट का पार्ट है ए। अब जब ऐसे मैं इसे नेक्स्ट करूँगा तो आएगा फिर बी, फिर इस तरीके से सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ से डिलीट किया और फिर एक पैराग्राफ और उठाया, और इसको मैंने कॉपी किया, देखो आ गया ना। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट के ये 4 पॉइंट है। इसी तरीके से जब हम इसका लिखेंगे तो यहाँ पे एक बार फिर से मुझे ये 3 को डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा वो उसके पॉइंट बन जाएंगे। समझ में आया? जब पॉइंटर के पॉइंट में, यानी एक पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, तब हम इस टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि एक हेडिंग हो गया या एक टाइटल हो गया, उसके बाद हेडिंग आता है, फिर हेडिंग का सब हेडिंग होता है, सब हेडिंग के, या कहो कि हेडिंग वन के पार्ट होता है हेडिंग 2, और हेडिंग पार्ट 2 का होता है हेडिंग पार्ट 3, ठीक है। एक होता है टाइटल, उसके बाद होता है सब टाइटल। इसी तरीके से जो होता है पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? ठीक है, तो मैं ये बुलेट हटा देता हूँ। उसको सेम वही बुलेट हटाने के लिए यहाँ पे आपको नन यूज़ करना है, और ये जो जितने भी बुलेट्स हैं सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये, जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, जैसे जैसे हम लिखना शुरू करेंगे और हमारा डाटा भरता जाएगा, पेज अपने आप आता जाएगा। इसमें पेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे पेज बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ, बुलेट्स यूज़ किया और फॉर्मेट क्लिक किया। फॉर्मेट किसका है? हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम फॉन्ट, ये सारी चीज़ें क्या हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है? फॉर्मेटिंग हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से, ठीक है। तो जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉर्मेटिंग हमारा क्लीन हो जाएगा। पैराग्राफ से रिलेटेड अगर पैराग्राफ कलर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट के बारे में बताया था मैंने, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इन सब अलाइनमेंट के बारे में सबको क्लियर है या दोबारा रिपीट करूँगा इसको? किसी को जानना है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूँगा, तो नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बता दूँ? ठीक है, देखो यहाँ पे जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हो, ये कौन से अलाइनमेंट में अभी ये बता रहा है यहाँ पे कि हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, आपके लेफ्ट साइड का जो स्केल होता है उसके इक्वल रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ बता रहा है ये बराबर है, लेकिन जब मैं इस तरफ क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि सारे लाइनें जो है आगे पीछे है। क्यों? क्योंकि हमने अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ किया,
तो वो उसे मतलब नहीं है राइट साइड में क्या हो रहा है, उसे सिर्फ मतलब है तो लेफ्ट अलाइनमेंट में तो वो लेफ्ट साइड को इक्वल करता है। इसके बाद आते हैं सेंटर अलाइनमेंट में। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें सेंटर में लिखते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टाइटल लिखने के लिए। मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से इक्वल करेगा, वो एक लाइन में स्केलिंग करे, एक स्केल में रखेगा। तो उसे राइट साइड से मतलब नहीं कि उसे राइट साइड में कितना आगे पीछे है। सेंटर अलाइनमेंट में क्या है, वो क्या करता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड स्पेस जो है इक्वल रखता है। देखो जितना स्पेस इस तरफ है सेम स्पेस उसने इधर भी रखेगा। अगर इधर जितना स्पेस रखा है वो सेम स्पेस इधर भी रखेगा अकॉर्डिंग टू इस एरिया में। ये जो वाइट एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने मार्जिन एरिया छोड़ा उससे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम मार्जिन एरिया यहाँ पे इतना छोड़ रहे हैं उसके लिए तो भाई ये मार्जिन एरिया उसका मतलब नहीं है, उसका एरिया मतलब है तो सिर्फ इस एरिया से लेकर इस एरिया तक। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे इसका मार्जिन एरिया यहाँ रखा है और दूसरा एरिया यहाँ रखा है। तो वो देखो स्केल जो है उसका, अगर यहाँ पे जितना स्पेस है इस प्रॉपर्टी से देखो स्पेस पी कितना है। अब इसी लाइन को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो सेम लाइन स्पेस है, वो स्पेस उतना ही लेगा जितना इधर लिया है। अब राइट अलाइनमेंट में क्या है, वो राइट साइड को इक्वल कर देगा और उसे लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना आगे पीछे है। ठीक है, देख रहे हो लेफ्ट साइड में कितना आगे पीछे, लेकिन राइट साइड में क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। अब आते हैं हम लोग जस्टिफाई अलाइनमेंट में। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है कि बोथ साइड वो जो होगा पैराग्राफ का वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में हम जो है लाइनों के बीच में कितना स्पेस रखना है उसका सेटअप होता है। यहाँ पे देख रहे हो कि डिफरेंट मैं जैसे जैसे कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो वो अपने अकॉर्डिंग लाइनों को स्पेस दिखा रहा है कि हमारे पास कितने टाइप के लाइन स्पेस ऑप्शन है हमारे पास। तो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो 1.15 यूज़ करते हैं। और आपको अगर मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट को एक पेज में कन्वर्ट करना है तो वो जो है आपके स्पेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद आते हैं पैराग्राफ। ये जो लिखा हुआ है यहाँ देखो लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जो आप पैराग्राफ के, ठीक है, पैराग्राफ के बीच में आपको जितना स्पेस बढ़ाना है यानी स्पेस हटाना है या बढ़ाना है, यहाँ पे दे रखा रिमूव स्पेस। तो ये क्या करता है, पैराग्राफ को रिमूव, स्पेस को रिमूव करता है। और इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ को ऐड करते हो तो यहाँ पे पैराग्राफ स्पेस के बीच में, जो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है वो क्या करता है, ये ऐड करता जाता है। ठीक है, रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे जो है स्पेस रिमूव कर देगा ये। तो ऐड एंड रिमूव समझ में आया, प्लेस लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाने समझ में आया सबको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, पैराग्राफ कलर। इसमें क्या होता है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो एक कंप्लीट कंप्यूटर के हिसाब से आपने जहाँ से एंटर यूज़ कर दिया उसके लिए वो पैराग्राफ ख़त्म हो गया। जैसे आपने यहाँ तक लिखा, उसके बाद आपने एंटर बटन को दबा दिया, नेक्स्ट लाइन के लिए आपने एंटर दबा दिया, तो कंप्यूटर के लिए, MS वर्ड के लिए ये एप्लीकेशन बता रहा है कि उसका पैराग्राफ ये है। ठीक है, यहाँ पे एंटर हुआ, फिर एक एंटर यहाँ पे है, यानी इन दोनों के बीच में जो एंटर का गैप है वही उसके लिए। सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है क्या? फोन पे बंद करके चालू करो। एप्लीकेशन को पूरी तरीके से क्लोज करके करो, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था पैराग्राफ कलर।
पैराग्राफ कलर में हम किसी भी पैराग्राफ को कलर करते हैं, उसके लिए हमें जब एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो हमें एंटर बटन का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले सारी चीज़ों को एक रूलर में ले रहा हूँ ताकि कलर आगे पीछे ना दिखे। सारे पैराग्राफ मेरे स्केल में आ गया। अब मुझे अलग अलग पैराग्राफ को कलर करना है। बस पैराग्राफ के कहीं पे भी एक पॉइंटर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे हम डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक पे पैराग्राफ पे क्लिक करता जा रहा हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ कलर उठाता जा रहा हूँ। ठीक है, हर पैराग्राफ में आते जाना है और इस पैराग्राफ टूल से यहाँ से कलर को सेलेक्ट करते जाना है। तो इस तरीके से जो है आपके पैराग्राफ कलर हो जाएगा। मैंने सभी फॉन्ट कलर सभी पैराग्राफ को एक कलर में बदल दिया। तो पैराग्राफ कलर और पैराग्राफ हाइलाइटर में क्या फ़र्क है? हाइलाइटर किसी सेलेक्टेड जितने एरिया को सेलेक्ट करते हैं उतने ही एरिया को हाईलाइट करता है, और पैराग्राफ कलर क्या करता है? जितने हमने पैराग्राफ बनाए उन पैराग्राफ को सेपरेट कलर करता है। इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, ये है पैराग्राफ को बॉर्डर लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर है। जैसे ही हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हो कि आपके पैराग्राफ पे एक बॉर्डर लग के आ गई। अब इस बॉर्डर को हम एडिट भी कर सकते हैं। हम बॉर्डर को एडिट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग में। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर में दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं। जो भी बॉर्डर हमें चाहिए वो बॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं, और बॉर्डर का कितनी मोटाई होती है पतली होगी वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3D बॉर्डर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स है। तो जो भी बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर सेलेक्ट करना है, बॉर्डर का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करना है, और फिर ग्रीन है तो ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा, रेड कलर दिखेगा, ब्लू भी थोड़ा सा दब जाता है। ठीक है, तो कलर ले लिया। यहाँ पे बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो ले लिया हमने। अब हमें बॉर्डर सेट करना है। मान लो कि मुझे सिर्फ ऊपर और नीचे की लाइन ही चाहिए, ये जो राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का लाइन है वो नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लाइन से लगा रहा हूँ मैं सिर्फ टॉप पे और बॉटम पे। तो मैंने लगा दिया। अब देखो किस पैराग्राफ में क्या हो गया, सिर्फ टॉप पे और बॉटम पे जो है बॉर्डर आ गया। मैं इसको ज़रा सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि पूरे को ही मैं एडिट करूँ तो अच्छा लगेगा। तो मैं फिर से बॉर्डर शेडिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया 3D, और 3D में बॉर्डर सेलेक्ट किया ये, और यहाँ पे मैंने कलर लिया था रेड। अब यहाँ पे पूरी कंप्लीट बॉर्डर आ रहा है। तो मुझे राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर और नीचे की लाइन चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर है वो आ गया। अब अगर मुझे इस बॉर्डर के अंदर की लाइनें चाहिए तो फिर से मुझे एक बार दोबारा इसी में जाना होगा। अब मुझे यहाँ पे अंदर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो पैराग्राफ के बीच में है वहाँ पे भी मुझे एक लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फिर से और ओके किया। अब देखो हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आ गया है। ठीक है, जो कि पहले नहीं आया था क्योंकि मैंने पहले क्या लिया था, आउटसाइड के बॉर्डर का लाइन लिया था। अब मैंने क्या ले लिया, इनसाइड भी मुझे अंदर भी बॉर्डर में लाइनें चाहिए। तो यहाँ पे आपके बॉर्डर सेट करने का तरीका हो गया। अब मुझे अगर मान लो कि मुझे लेफ़्ट साइड चाहिए और राइट साइड चाहिए, लेकिन टॉप में नहीं चाहिए, बॉटम में नहीं चाहिए, और हर बॉर्डर को हर पैराग्राफ को डिवाइड करने वाला लाइन चाहिए, तो मैंने अंदर रखा है और मैंने कुछ ऐसे कर दिया। अब देखो हर पैराग्राफ का ऊपर लाइन नहीं है, मतलब आउट लाइन नहीं है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर की जो लाइनिंग है वो है, और लेफ़्ट साइड भी राइट है और राइट साइड भी लाइन है। अब अगर मुझे कंप्लीट बॉर्डर चाहिए तो मैं एक बार दोबारा इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, अब ये कंप्लीट बॉर्डर बन गया और ये सारे बॉर्डर में कंप्लीट लाइन आ गया ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मेरा जो बॉर्डर है सारे कंप्लीट पैराग्राफ में लग चुका और पैराग्राफ कलरफुल हो चुका है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं एक बार दोबारा इन सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नो बॉर्डर कर दूँगा। नो बॉर्डर करने से सारे जो बॉर्डर है वो सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं A to Z और ये हाँ, सारे बॉर्डर जो आपके रिमूव हो जाएगा
जब आप यहाँ पे नो बॉर्डर कर दोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ना नो बॉर्डर, देखो लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एक एक करके। और जब हम बॉर्डर शेडिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर एंड शेडिंग में जाते हैं तो हमें ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है इसको एडिट करने के लिए, बॉर्डर को लगाने के लिए। अब कहते हैं ये पैराग्राफ टूल्स होता है, ये हमें डोनेट बताता है कि हमने कितने पैराग्राफ लिखे हैं। देखो हर पैराग्राफ पे एक की लिखा हुआ आ गया, ये बता रहा है कि कौन कौन से पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर मुझे हटाना है, यहाँ पे दोबारा इस की पे क्लिक कर दिया तो ये पैराग्राफ का की हटा देगा, पहचान हटा देगा। ये होता है A to Z का यूज़ करते हैं हम जब कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट करते हैं ना, वहाँ पे हम इस टूल्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग डाटा पे जाते हैं, मैं डाटा बढ़ा लेता हूँ एक्सेल शीट से। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ नेम उठा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नेम कॉपी कर लिए यहाँ से, यूज़ कर लो। यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर में, यहाँ पे ये नेम मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो नेम लिस्ट है आप देख रहे होंगे सब किसी ऑर्डर में नहीं है, कहीं बी है, कहीं के है, कहीं ये। अब मैं चाहता हूँ ये जो है अल्फ़ाबेटिकली सारे जो है ऑर्डर में आ जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑर्डर, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया क्योंकि एक कॉलम है ये, मैंने एक एक्सेल शीट से उठाया तो ये क्या करता है एक टेबल में कन्वर्ट कर देता है जब हम एक्सेल शीट को उठाते हैं डाटा। तो उसको भी बताऊंगा कि इसको जब हम एक्सेल से उठाते हैं तो मुझे इसको अगर टेबल फॉर्मेटिंग में नहीं चाहिए तो कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँगा। यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मुझे क्या चलाना है, टैक्स को चलाना है क्योंकि टैक्स को ऑर्डर में करना है, नेम को ऑर्डर में करना है। और यहाँ पे क्या ऑर्डर करना है मुझे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ए से लेकर जेड तक में ऑर्डर में जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर किया तो क्या हो गया, देखो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर ई, फिर आई, फिर जे, के, इस तरीके से ये सारे जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आ चुका है। सबसे लास्ट में एस है। वही चीज़ अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सबसे पहले किसको लाएगा, सेलेक्ट करना है। और फिर से मैं गया यहाँ पे ऑर्डर में और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कॉलम 1, यहाँ पे टैक्स ही रहने दे रहा हूँ, बस इसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूँ। और क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। अब ए सबसे लास्ट में आ गया और एस नाम का सबसे पहले आ गया। तो ये जो होता है एक तरह से ऑर्डर सेट करने के लिए होता है। जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम होंगे तो हम मल्टीपल कॉलम को एक साथ ऐड कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके उसको ऑर्डर में सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक डाटा के ऊपर दूसरा डाटा सेट। तो ये तो हो गया आपके ऑर्डर, और हमने सीखा सारी चीज़ें पैराग्राफ से रिलेटेड टूल्स। और इसके बाद है ये सारे आपके फॉन्ट है, ये सारे आपके फॉन्ट स्टाइल है जो कि हम यहाँ से सेट करते हैं। साथ में यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, ये सारे जो यूज़ करते हैं हम, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये हम जब कंटेंट बनाते हैं ना, आप देखते होंगे जब आप बुक ओपन करते हो तो कंटेंट मिलता है आपको कि कौन से पेज में क्या टॉपिक मिलेगा, ठीक है, कौन सी टॉपिक आपको किस पेज में मिलेगा, उसका रेफरेंसेस रहता है कि भाई जब ऑनलाइन शीट पे क्लिक करते हैं तो उसी कंटेंट में वो पहुंचा देता है। तो सेम जब हम किसी को लिंक करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आता है हेडिंग 1, टाइटल आपका मेन जो कि आपके फाइल जो भी आप लिख रहे हो उसका मेन हेडिंग होगा। उसके बाद हेडिंग के आप अगर पार्ट 1 है, मतलब जैसे कोई पॉइंट लिखा उसके दूसरा पॉइंट भी है, और वो हो गया आपका हेडिंग 2। और उन हेडिंगों के बीच में उनके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, कि उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके ऊपर दूसरा पॉइंट है, तो उसमें हम लोग हेडिंग 3 का यूज़ करते हैं।
इसी तरीके से टाइटल, और टाइटल का होता है सब टाइटल। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का यूज़ मैं जब आपको कंटेंट बनाना सिखाऊंगा उनमें यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, और वही सारी ऑप्शन जो हमने यहाँ पे सीखा वो सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे हैं कि फॉन्ट स्टाइल, फॉर्मेटिंग क्लीन करना या स्टाइल को अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आता है। तो इसको